आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन की सहायता में, जैसे कि पिछली क्लास में हमने दर समीकरण के बारे में जाना एवं जाना कि छद्म अपक्रिया क्या होती है, तो इन सब के बारे में हमने जाना। तो अब उन्हीं पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम आसानी से क्वेश्चन हल कर सकें या फिर हमें परिभाषा जो थ्योरी थी अच्छे समझ में आ सके क्यों क्या बोला गया। उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक्टिव मास क्या था। जो बताया था ना आपको, ये एक्टिव मास इसके अंदर लिखा जाता है कि ये एक्टिव मास आर मोलरता, मोल अपान वी लीटर। एक्टिव मास यही होता है कि मोल अपान, अब मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, ये तो आप जानते ही हैं कि ये मोलरता मोल अपान आयतन लीटर में, यही क्या होता है एक्टिव मास। ओके ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में हम दर समीकरण वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि दर समीकरण, अब जैसे कोई रिएक्शन दी गई तो इसका दर समीकरण तो आप लिखना जान गए हैं अच्छी तरह से, तो हम इसे दर समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखो ये है रिएक्शन, तो इसका दर समीकरण क्या हो जाएगा, दर समीकरण आर प्रोपोर्शनल लगता है लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं के एक्टिव मास ए एंड एक्टिव मास बी की पावर 3। अब देखो यहाँ पर ये जो था कोट के रूप में, ये उसकी घात लग जा रही है, पावर लग जा रही है। ये सब बातें ध्यान रखना दर समीकरण में लिखते टाइम। तो इतना हो गया ना। अब देखो यहाँ पर के का मान तो दिया नहीं है, तो के का मान जिस क्वेश्चन में ना दिया गया हो वहां पर हम के का मान 1 मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। फिर उसके आगे देखो क्या बोल रहा है, ए की सांद्रता वही रखी जाए, अर्थात ए की सांद्रता यहाँ पर जो है वही रखी जा रही है, चेंज नहीं की जा रही, जबकि बी की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर बराबर के को मान रख ही दिए हैं। ओके, यहाँ पर सांद्रता वही रखी जाए तो हम उसी को ऐसे रहने देते हैं, 1 मान लेते हैं। ओके, बी की सांद्रता 1 मानने से यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर अगर सांद्रता 2 गुनी कर दिया गया होता तो यहाँ पर हम 2 मान लेते कि मतलब ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी गई, बी की भी सांद्रता 2 गुनी कर दी गई, तो हम यहाँ पर इसकी सांद्रता जो है 2 लिख देते। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसकी सांद्रता 1 है, तो हम इसको 1 लिखें या फिर इसको हम लिखे ही, ये भी हो सकता है। ओके, तो हम 1 लिख दे रहे हैं। और क्या बोल रहा है कि बी की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। अब यहाँ पर सांद्रता गुनी कर रही है और कुछ नहीं, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है उसको 2 गुनी कर दी जाए, तो बी के स्थान पर हम 2 रख देंगे। अब यहाँ पर पावर जो कि 3 है तो 3 रहेगा। अब इसका मतलब तो कुछ रहेगा नहीं। ये बात इतना समझ में आई ना कि किस प्रकार इसको हमने लिखा। ए की सांद्रता सेम है, ए की सांद्रता घट बढ़ रही है नहीं रही है। अगर यहीं पर बोलता है कि ए की सांद्रता आधी कर दी जा रही है तो यहाँ पर 1/2 हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, 1/2 अगर ए की सांद्रता आधा बोल देता तो। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, केवल 1 मानेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है, सांद्रता बी की 2 गुनी बढ़ जा रही है, तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 1 उड़ते 2 की पावर 3 8 हो जाता है। तो यही हो जाता है आंसर, क्या कि ये दर कितने गुना हो जाएगा, दर 8 गुना हो जाएगा। किस टाइम पर, जब बी की सांद्रता हम इस रिएक्शन में 2 गुनी कर दे रहे हैं, ए की सांद्रता वही रखकर। इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, इसको भी सेम आप कर सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए कि रिएक्शन दी गई ना, इसका हम दर समीकरण क्या लिखेंगे, दर समीकरण इसका होगा के इंटू बी की पावर 3। अब आप सोच रहे हैं क्यों, ये आपको ध्यान में होगा कि हमने बोला था कि कोई क्रिया कारक अगर यदि वो सॉलिड में आ जाए या शुद्ध द्रव के रूप में आ जाए तो उसको हम दर समीकरण में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर दर समीकरण में ए को हम नहीं लिखे हैं क्योंकि वो
सॉलिड में दिया गया हो, प्रश्न आपको दिया रहेगा। ओके, तो अब तो आप निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी की सांद्रता 2 निकाल। अब ए की सांद्रता वही रहने पर तो उसका कोई मतलब ही नहीं। जब ए क्रिया कारक के रूप में सॉलिड है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम बी की सांद्रता 2 को निकाल दे रहे हैं। अब के का मान दिया है तो इसका के का मान 1 मानेंगे और बी की सांद्रता 2 को निकाल दी जा रही है। ओके, 8 टाइम्स ये हो जा रहा है ना। इतने बात समझ में आ गई। उसी प्रकार अब देखो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, यहाँ तक कि ये मेंस आदि एग्जामों में पूछा जाता है इंजीनियरिंग के। और ये आप लोगों के लेसन में भी है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझना। देखो ये छदम क्रिया कारक के रूप में है। छदम क्रिया कारक आपको क्या बताए थे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब उसकी कोई एक जनक रिएक्शन है और उसको 2-3 स्टेप में बांटा गया है, और उसमें देखो यहाँ पर दिया है फास्ट रिएक्शन और ये स्लो रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो जनक के अलावा जो रिएक्शन दी रहती है उसमें जो फास्ट स्लो दिया रहता है, तो उसमें स्लो रिएक्शन जो होती है वो दर निर्धारण का काम करती है। इसमें पूछ क्या है, दर नियतांक पूछ रहा है। ध्यान रखना, के पूछ रहा है, तो यहाँ पर आर नहीं पूछ रहा है, दर नियतांक के पूछ रहा है। तो हम देखते हैं स्लो स्टेप से, चूंकि दर निर्धारण का कार्य करते हैं, तो हम इस स्टेप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम इसका दर समीकरण लिख लेते हैं। दर समीकरण इसका क्या होगा, आर बराबर के। अब चूंकि यहाँ पर K3 दिया है तो हम इसको K3 मान लेते हैं। ओके, K3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हमें K3 दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा दर समीकरण, N2O2 O2। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, आ गई। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस स्टेप में N2O2 एक छदम क्रिया कारक है। क्यों कि देखो ये जिससे हम दर समीकरण लिख रहे हैं, जो दर निर्धारण पद वाला समीकरण है, उस पद में एक ऐसा क्रिया कारक है जो जनक अपक्रिया में उपस्थित ही नहीं है, तो ऐसे क्रिया कारक को हम छदम अपक्रिया कारक बोले थे। तो अब हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे, किसकी सहायता से, फर्स्ट रिएक्शन की सहायता से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर N2O2 हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम N2O2 फास्ट रिएक्शन जो हो रही है उसकी सहायता से N2O2 को प्राप्त करेंगे। तो अब हम निकालेंगे केसी के अनुसार। कैसे आप जानते ही हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब केसी बराबर क्या होगा, K1/K2 अग्रक्रिया की दर अपन पश्च क्रिया की दर, K1/K2। फिर उत्पाद N2O2 अपन NO का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर 2 NO इंटू NO का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा NO का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना यहाँ तक ध्यान बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर देखो, हाँ भाई यहाँ इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बात बोल दिए थे। ओके, कि कैसे बराबर ये लिखा जाएगा, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि K1/K2 अगर क्रिया की दर अपन पश्चात क्रिया की दर। तो अब हम कैसे के द्वारा N2O2 निकाल लिया। अब N2O2 इतना आ गया समझ। N2O2 मल्टीप्लाई करके इधर NO इधर चला गया, कैसे इंटू ये। अभी N2O2 को यहाँ पर इसके स्थान पर इसका मान रख देंगे, तो R बराबर K3 कैसे NO का होल स्क्वायर और O2। ओके, इतना बात ध्यान में आ गया ना। R K3, अब कैसे का मान रख देंगे, कैसे का मान K1/K2। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अब देखो हमें ये दर समीकरण है पूरा, हमें पूछ क्या रहा था यहाँ पर, दर नियतांक जो कि प्रदर्शित होता है K से। ओके, ये K से।
ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिएगा। ये हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और छद्म क्रिया कारक को समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो छद्म क्रिया कारक अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं छद्म क्रिया कारक। और 10 समीकरण क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम नहीं होते। अब आप यहाँ तक के लिए जो छद्म क्रिया कारक है, 10 समीकरण है, इन सब से संबंधित क्वेश्चन बुक उठाइए, जो आपके पास बुकलेट है, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए।